हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इस चैनल के थ्रू हम लॉ से रिलेटेड अपडेट्स और लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे एडल्ट्री के बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 20 और सेक्शन नंबर 497 के अंदर कवर होता है। इससे पहले वाली हमारी दो वीडियोस के अंदर हमने दो टॉपिक्स कवर करे हैं, एक मॉक मैरिज और एक बाइगेमी। जो हमारा एक पूरे के पूरे टॉपिक जो चैप्टर नंबर 20 के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज का टॉपिक है, उसके अंदर ये तीन टॉपिक्स हमने कवर करे हैं। वैसे इस ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के अंदर चार टॉपिक्स आते हैं: मॉक मैरिज, बाइगेमी, एडल्ट्री और हमारा आखिरी टॉपिक आता है क्रिमिनल एलोपमेंट। तो ये चार टॉपिक्स की सीरीज है और इस टॉपिक के अंदर हमारी कवर होती है। हमने इसके ऊपर दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करे हैं और आज हमारा इस वीडियो के अंदर तीसरा टॉपिक कवर होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना आखिरी टॉपिक क्रिमिनल एलोपमेंट का टॉपिक पूरा करेंगे और इन चार टॉपिक से हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है चैप्टर नंबर 20 का, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज का। आइए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडल्ट्री जो है हमारा डिफाइन करा हुआ है सेक्शन 497 के अंदर, आईपीसी के 1860 में। तो इससे इसका हम मतलब समझते हैं कि एडल्ट्री का सिंपल मतलब होता क्या है। अगर हम सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो हमारा एडल्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में हो जाएगा कि जो एडल्ट्री होता क्या है। और अगर हमने इतनी सी डेफिनेशन हम पढ़ ली ध्यान से और इसका बाद में इंटरप्रिटेशन होता जाएगा, जो हम अभी इन केस लॉज के अंदर पढ़ेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है या फिर इसका जो मतलब है वो क्या कहता है, हम उसको समझते हैं। सबसे पहले एडल्ट्री अगर कोई भी अ मैन इज हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वाइफ ऑफ अनदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आदमी एक ऐसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वो लेडी किसी और की पत्नी होती है। कि अगर कोई भी पर्सन यानी कि कोई भी मेल पर्सन किसी ऐसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो वुमेन किसी और की वाइफ हो, वाइफ ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे की पत्नी के साथ कोई आदमी जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको हम एडल्ट्री का ऑफेंस बोलेंगे। अब इसके अंदर आखिरी लाइन लिखी हुई है विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसके हस्बैंड से इजाजत लिए बिना, कंसेंट लिए बिना, मंजूरी लिए बिना अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उस पर्सन पर जो ऐसा काम कर रहा है, जो एडल्ट्री का ऑफेंस कर रहा है, तो उसको लायबल माना जाएगा एडल्ट्री के अंदर। कि तुमने जो एडल्ट्री करी है कि किसी दूसरे की पत्नी के साथ तुमने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है, तो उस ऑफेंस के तौर पर तुमने एडल्ट्री करा है, उस ऑफेंस के तौर पर तुमने एडल्ट्री का तुमने क्राइम करा है, उस पर एडल्ट्री का चार्ज लगेगा। सिर्फ इतना सा सिंपल सा मतलब होता है एडल्ट्री का कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे की पत्नी के साथ शादी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके ऊपर एडल्ट्री का ऑफेंस लगता है। अब इसके इंटरप्रिटेशन डिफेंसेस, अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है एडल्ट्री का ऑफेंस, तो उसको बचाया कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में जा सकता है कि वो एडल्ट्री करने के बाद भी बच जाए। तो ऐसा कौन से हमारे डिफेंसेस हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले डिफेंस होगा कि एक्यूज ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा ही नहीं। अगर ये प्रूव हो जाता है कोर्ट के अंदर या रियलिटी में ऐसी हो कि जो पर्सन था वो दूसरे की वाइफ के साथ उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करा, सिर्फ वो आपस में रिलेशनशिप में थे, सिर्फ उनकी इंटेंशन थी रिलेशनशिप में आने की, ना कोई भी उनकी सेक्सुअल इंटरकोर्स की इंटेंशन नहीं थी। अगर ऐसा केस आता है तो उस पर्सन पे एडल्ट्री का ऑफेंस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक ये डिफेंस हो गया। दूसरा, accused did not know the lady is wife of another person and she is and not having the reason to believe that she is the wife of another person। अब इस केस के अंदर बताता है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी मेल पर्सन किसी दूसरे की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लेकिन उस पर्सन को पता ही नहीं होता कि ये जो लेडी है ये किसी दूसरे की पत्नी है, और उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं होता कि भरोसा कर सके वो कि जो जिसके साथ मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हूं वो किसी दूसरे की पत्नी है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे केस के अंदर भी वो पर्सन जो है ऐसा एडल्ट्री का ऑफेंस करने से भी बच जाएगा कि उसे पता ही नहीं था कि वो किसी और की वाइफ है। तो ये दूसरा डिफेंस हो गया। तीसरा, द हस्बैंड ऑफ अ वाइफ हैज गिवन द कंसेंट ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर जो पत्नी होती है, मतलब अगर कोई पर्सन किसी दूसरे की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसका हस्बैंड, वाइफ का हस्बैंड ही कंसेंट दे दे उस पर्सन को कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी वो बच जाएगा एडल्ट्री से, उस पर एडल्ट्री का ऑफेंस ही नहीं लगेगा। क्यों? इसके अंदर जो कंप्लेनेंट होता है, जो विक्टिम होता है, वो कौन होता है ऐसे केस के अंदर? ना तो वाइफ होगी, वाइफ भी हो सकती है, हम उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो ऐसा काम कर रहा है वो तो एक्यूज होगा, उसने तो ऐसा क्राइम करा है। सब क्राइम किसके अगेंस्ट करता है? वाइफ की तो कंसेंट है, तो वाइफ के अगेंस्ट तो क्राइम होगा नहीं।
वाइफ के जो हस्बैंड होता है उसके अगेंस्ट इसका ऑफेंस माना जाता है। तो ऐसे केस के अंदर कंप्लेंट कौन करेगा पुलिस स्टेशन के अंदर? वाइफ का हस्बैंड ही तो करेगा, तो हस्बैंड को क्या बोला जाएगा? विक्टिम। तो ऐसे केस के अंदर जो एक्यूज होता है वो हस्बैंड के अगेंस्ट, विक्टिम के अगेंस्ट क्राइम करता है, तो इसके अंदर विक्टिम कौन हो गया? हस्बैंड हो गया। अब हस्बैंड ही जो है कंसेंट दे रहा है अक्यूज को कि तुम जो है कर सकते हो ऐसा ऑफेंस, तो इस केस के अंदर तो कोई केस बनेगा ही नहीं, कोई ऑफेंस उसने कमिट करेगा ही नहीं और कोई कंप्लेंट करने वाला ही नहीं पर्सन होगा, तो फिर ऑफेंस कैसे हम डिक्लेयर कर देंगे? तो इस केस के अंदर भी जो एक्यूज होगा, जो ऐसा पर्सन होगा जो किसी दूसरे की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऐसे केस के अंदर उस पर्सन को बचाया जा सकता है इस ग्राउंड पर। अब आगे बात करते हैं, द कंप्लेनेंट इज नॉट अ हस्बैंड ऑफ वुमेन। अब इसके अंदर जो पर्सन आ गया, कोई एक पर्सन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा किसी दूसरे की पत्नी के साथ, अब जो फिर कंप्लेंट करने वाला कौन होगा? हस्बैंड। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि हस्बैंड ही विक्टिम होगा, विक्टिम पार्टी होगी। जो एडल्ट्री का ऑफेंस होता है एक्यूज या हस्बैंड के अगेंस्ट करता है, तो इसके अंदर कंप्लेनेंट कौन हुआ? विक्टिम कौन हुआ? हस्बैंड पर्सन हुआ। और हस्बैंड जो है कंप्लेंट कर रहा है पुलिस स्टेशन में कि मेरी वाइफ के साथ इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है और इस पे एडल्ट्री का ऑफेंस लगाओ। बाद में पता लगता है कि जो वो कंप्लेंट कर रहा है जिस लेडी के फेवर में, वो लेडी उसकी वाइफ है ही नहीं। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि आप जो है केस लेके आ रहे हो एक पर्सन के अगेंस्ट की वो जो है एडल्ट्री का ऑफेंस कर रहा है, लेकिन आपकी वाइफ ही नहीं है वो, तो इसके इस डेफिनेशन के अंदर, एडल्ट्री की डेफिनेशन के अंदर अगर कोई थर्ड पर्सन कंप्लेंट करता है दो पर्सन के बीच में, तो ऐसा केस वैलिड नहीं माना जाएगा। इस केस के अंदर भी वो एडल्ट्री का ऑफेंस उस पर नहीं लगेगा। अब हमारा आखिरी डिफेंस क्या कहता है? द वुमन वॉज नॉट अ लॉफुल वाइफ। अब इसके अंदर भी सिमिलर बात ही है कि एक पर्सन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा किसी दूसरे की वाइफ के साथ, लेकिन वो बाद में पता लगता है कि जो वाइफ, जो लेडी है वो वाइफ है ही नहीं, हस्बैंड की वाइफ, वो कंप्लेनेंट की वो लॉफुल तरीके से वाइफ ही नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर भी एक्यूज जो है एडल्ट्री के ऑफेंस में नहीं उसमें चार्ज लगेगा। एडल्ट्री का ऑफेंस 497 के अंदर जो हमारे को डिफाइन करा हुआ है। अब कुछ केस लॉज आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एडल्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए, एडल्ट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो केस लॉज ही एक ऐसी चीज होती है, ऐसे बेस होता है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आता है। एक बार को ये जो एडल्ट्री की डेफिनेशन है ये ना भी आए, लेकिन जो केस लॉज है वो जरूर आते हैं। तो इसके अंदर मैंने 4 केस लॉज पिक करे हैं जो हमारे एडल्ट्री के डेफिनेशन के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर हमें पढ़ने हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी आपको बहुत सारे केस लॉज मिल जाएंगे, लेकिन जो ये 4 है ये आपको जरूर दिमाग में याद रखने हैं। सबसे पहला केस आता है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1951 का केस है। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वाइफ इज नॉट लाइबल अंडर द सेक्शन 497 ऑफ एडल्ट्री इवन एज एन एबेटर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कोर्ट जो बोलता है वो कहता है कि वाइफ तो, एक तो वाइफ के ऊपर एडल्ट्री का ऑफेंस नहीं लगेगा, भले ही जो है वाइफ की कंसेंट थी किसी दूसरे के साथ, अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, इस केस के अंदर भी वाइफ को जो है एडल्ट्री का ऑफेंस नहीं माना जाएगा, भले ही उसकी कंसेंट हो। तो इसके अंदर पहले तो कोर्ट ने एक बात ये बोल दी कि वाइफ जो एडल्ट्री का उस पर ऑफेंस नहीं लगेगा। अब दूसरी बात ये क्या हो गई कि अगर वाइफ के ऊपर जो है चार्ज एबेटर का भी नहीं लगेगा। अब इस केस के अंदर एक जो डिफेंडेंट जो लॉयर था उसने बोला कि वाइफ के ऊपर आपको ऑफेंस का चार्ज ये लगा सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि एडल्ट्री का ऑफेंस नहीं लगाएंगे तो आप वाइफ के ऊपर एबेटर का तो चार्ज लगाइए। अब एबेटर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस को करवाने के लिए मदद करता है कि भाई ये ऑफेंस हो जाए और कुछ क्राइम कमिट हो जाए, तो एक बंदा जो हेल्प करता है कुछ भी तरीके से हेल्प करे, तो उस पर्सन ने कुछ पूरा ऑफेंस तो करा नहीं, पूरा ऑफेंस तो किसी और ने करा, तो जिसने मदद करी है उस ऑफेंस को सक्षम बनाने के लिए, पूरा होने के लिए, तो उस पर तो कुछ चार्ज लगना चाहिए। तो उस पर चार्ज कौन सा लगता है? एबेटर। एबेटर का मतलब तुमने जो है पूरे क्राइम को कमिट कराने के लिए हेल्प, मदद करी है, कुछ भी तरीके की मदद हो तो तुम्हारे पे जो एबेटर का चार्ज लगता है। तो कोर्ट के अंदर ये फैक्ट्स आए थे कि वाइफ के ऊपर एटलीस्ट एबेटर का तो चार्ज लगाओ। कोर्ट ने मना कर दिया कि वाइफ के ऊपर ना तो एबेटर का चार्ज लगेगा ना तो उस पर एडल्ट्री का 497 का ऑफेंस का चार्ज लगेगा। तो इस केस के ये फैक्ट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं विद साइटेशंस। अब दूसरा केस श्रीमती शोमिता विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1985 का केस है। अब इस केस के अंदर बोला गया था कि जो वाइफ है अगर वो एडल्ट्री कर रही है, मतलब उसमें एडल्ट्री का तो चार्ज लगेगा नहीं, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है किसी अननोन पर्सन के साथ अदर देन हिज हस्बैंड, बस ये बात को अपने ध्यान रखना है कि अदर देन हिज हस्बैंड वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो वो ना तो वायलेशन कर रही है आर्टिकल 14 का और वो पनिशेबल नहीं होगी हमारे सेक्शन 497 के अंदर जो हमारा एडल्ट्री का ऑफेंस बताता है। तो इस केस के ये फैक्ट्स थे। अब इसके अंदर हमारे को श्रीमती शोमिता विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एक बात और थी
इसके अंदर केस कोर्ट ने बोला था कि जो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है उसकी भी हमें मदद लेनी होगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी स्टेट के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल लॉज अनेक्ट करे जिससे कि बेटरमेंट ऑफ वुमेन और चाइल्ड के हो पाए। अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 अब खोल के देखेंगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपनी स्टेट के लिए स्पेशल लॉज बनाएगी। किन लोगों के लिए बनाएगी? सिर्फ दो लोगों के लिए, एक वुमेन और एक चाइल्ड। अब हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की अगर थोड़ा सा बात समझेंगे तो उसके अंदर एक केस है सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस के अंदर भी ये था कि स्टेट ने जो है एक एक्ट बनाया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, जिसके अंदर उससे चाइल्ड अगर छोटा बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो उसको जो है जेल में नहीं भेजेंगे, उसको जो है गवर्न करा जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर, जुवेनाइल की तरह उसे डिक्लेयर करा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एडल्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कहां से ले गया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है वो हमारा बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट का पूरी पूरी पावर है कि वो कुछ भी स्पेशल लॉज बना सकती है जिससे कि वुमेन और चाइल्ड की हेल्प हो सके। तो सलील बली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है चाइल्ड जो बच्चा होता है उसके बेटरमेंट भविष्य के लिए उसका एक ये लॉ बनाया हुआ है कि उसको जो है कैदी ना बना दे, कोर्ट जो है कैदी ना बना दे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट बनाया ताकि जो है बच्चे को जो है उसके साथ थोड़ी नरमी पेश आई जाए, जुवेनाइल की तरह से ट्रीट करा जाए। इसीलिए मैं आपको इस केस के अंदर भी बताना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पूरी पावर है कि एडल्ट्री के ऑफेंस के बिहाफ पर या फिर स्पेशल लॉज कुछ बना सकती है जिसमें जो औरत और लेडीज होती हैं, वुमेन्स होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए कुछ उनको फायदे पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे एक्ट बना पाए। तो इस केस के अंदर ये भी एक फैक्ट रखा गया था। अब हमारा थर्ड केस आता है वाई कल्याणी वर्सेस स्टेट, AIR 2012 का केस है। अब के इस केस के अंदर भी बिल्कुल सेम फैक्ट्स बता रखे थे हमारे यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे की तरह कि वाइफ को जो है बेटर की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा और वाइफ इज नॉट लायबल अंडर द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री अंडर मेंशन इन द सेक्शन 497 ऑफ IPC 1860। ठीक है, अब हमारा आखिरी केस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा। आपको मेरे एक एडल्ट्री पढ़ाने से पहले ही आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एडल्ट्री जो है अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, तो हम फिर क्यों पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो हमारे को कौन से केस में बताया हुआ है? इस केस के अंदर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सितंबर का ये जजमेंट आया था कि हस्बैंड इज नॉट अ मास्टर ऑफ हिज वाइफ एंड एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। अब इसके अंदर भी एक थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन आती है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के अंदर। अगर हम IPC का इंट्रोडक्शन जो हमारी मैंने वीडियो बनाई थी एक IPC के इंट्रोडक्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे अगर देखेंगे तो पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आएगा आपको IPC का, IPC बनाया किसने, क्यों बना, कितनी लॉ कमीशंस बनी थी। तो इस टॉपिक के अंदर मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूं? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की वजह से, क्योंकि जोसेफ शाइन के केस ने कॉन्ट्रवेंशन करा है सेकंड लॉ कमीशन का। हमारी फर्स्ट लॉ कमीशन IPC की कब बनी थी? 1834 के अंदर। हमारे IPC को ड्राफ्ट किसने किया था? लॉर्ड मैकॉले की तरफ से करा था। और IPC को ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहली कंसेंट किसने दी गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। फर्स्ट लॉ कमीशन के अंदर एडल्ट्री को क्राइम माना गया था या नहीं माना गया था? एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना गया था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश के टाइम पे वहां पर एडल्ट्री को क्राइम नहीं मानते थे, वहां पे एडल्ट्री को जो है नॉर्मली ट्रीट करते थे। तो ऐसे ही लॉर्ड टीबी मैकॉले ने हमारे IPC को ड्राफ्ट करा था। तो ऐसे ही अगर उन्होंने IPC को ड्राफ्ट कराया तो वो अपने लॉ भी तो उनके जैसे चलन है, उनके जैसे उनके देश में जैसे कानून है वो भी तो हमारे देश में वैसे कानून बनाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने IPC को ड्राफ्ट करते हैं, एडल्ट्री को क्राइम ही नहीं माना था। फिर हमारी सेकंड लॉ कमीशन बनी थी 1845 के अंदर, जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी समझा हुआ है। तो इसके अंदर सेकंड लॉ कमीशन बनी थी, तो इसमें इंडिया के लोगों ने आवाज उठाई थी कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारे देश के अंदर जो है एडल्ट्री को क्राइम मानना चाहिए। तो इसीलिए 1845 से सेकंड लॉ कमीशन के अंदर एडल्ट्री को क्राइम माना गया था और एक एडल्ट्री सेक्शन 497 को ऐड करा गया था। तो अब इतनी सारी बातों को मैं इस केस के अंदर इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हमारा 2018 का केस है, इसने कॉन्ट्रवेंशन करा है सेकंड लॉ कमीशन का जो 1845 के अंदर बनाई गई थी। क्योंकि 1845 के लॉ कमीशन में तो बताया गया था कि वहां पे एडल्ट्री को क्राइम मानेंगे। अब इस केस की वजह से एडल्ट्री को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो ये कॉन्ट्रवेंशन करा है सेकंड लॉ कमीशन का। तो ये भी पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो सेकंड लॉ कमीशन को कॉन्ट्रवेंशन करता है। आंसर क्या होगा? एडल्ट्री का। और केस का नाम क्या है? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। एडल्ट्री का एक हमारी आखिरी बात होती है कि एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम बट इट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। इसका मतलब ये है कि एडल्ट्री जो अब तो क्राइम नहीं है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडल्ट्री हस्बैंड इज नॉट अ मास्टर बट
एडल्ट्री जो है हमारा क्राइम नहीं है, जो हस्बैंड इज नॉट अ मास्टर एंड एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, ये पूरी स्टेटमेंट है हमारे इस केस के फैक्ट्स के ऊपर। तो इसके अंदर बोला गया है कि हम जो है एडल्ट्री को अब क्राइम नहीं मानते हैं, लेकिन हम ग्राउंड मानेंगे डिवोर्स का कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे की पत्नी के साथ, वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उस हस्बैंड को जो है अब वो एडल्ट्री का तो चार्ज लगा नहीं सकता उसके ऊपर, अपने अक्यूज पर्सन के ऊपर, तो वाइफ को जो है उसके साथ डिवोर्स के लिए एक ग्राउंड बना सकता है एडल्ट्री का, कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ एडल्ट्री का ऑफेंस करा है, मेरे को चीट करा है, तो मैं एडल्ट्री के ऑफेंस के बेसिस पर एक ग्राउंड लेके आ रहा हूं डिवोर्स का। तो ऐसे केस के अंदर वो इस केस को जो है अपने एडल्ट्री को जो है अपने डिवोर्स के ग्राउंड के लिए यूज कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरा पूरा एडल्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया था, जो हमारा चैप्टर नंबर 20 ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के अंदर कवर होता है। सेक्शन 497 के अंदर इस ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज के अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं हमारा, एक मॉक मैरिज, बाइगेमी, एडल्ट्री, क्रिमिनल एलोपमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्रिमिनल एलोपमेंट के बारे में समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।